बहुत समय पहले की बात है। सुष्मिता अपने पति केशव और अपनी 8 साल की बेटी पिंकी के साथ रहती थी। सुष्मिता और केशव की शादी 15 साल पहले हुई थी। वो दोनों पहले से ही एक दूसरे को पसंद करते थे और फिर घर की रजामंदी से उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के 5 साल बाद उनके घर पिंकी पैदा हुई। पिंकी के आ जाने से सुष्मिता और केशव का जीवन और भी ज्यादा सुखी हो गया था और उन दोनों के रिश्ते को मजबूती मिल गई थी। वो तीनों हंसी खुशी से रहा करते थे। लेकिन एक दिन सुष्मिता की खुशियों को ग्रहण लग जाता है। केशव जब ऑफिस से घर आता है तो उसका एक बड़े ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही केशव की मृत्यु हो जाती है। जब ये खबर दोनों माँ बेटी को पता चलती है तो वो लोग बहुत रोते हैं। फिर वो लोग जैसे तैसे करके केशव का अंतिम संस्कार करते हैं। अब सुष्मिता के पास उसके जीने का सहारा पिंकी ही बची थी, इसलिए सुष्मिता जैसे तैसे खुद को संभालती है और गांव में काम की तलाश में दर दर भटकने लगती है। बहुत भटकने के बाद एक घर में उसे झाड़ू पोछा का काम मिल जाता है। सुष्मिता की बेटी पिंकी बहुत ही सुशील और समझदार लड़की थी। सुष्मिता ने पिंकी को बहुत ही नेक और अच्छे संस्कारों के साथ बड़ा किया था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुष्मिता सुबह उठकर अपनी बेटी पिंकी को तैयार करती है और उसे नाश्ता कराकर स्कूल भेजती है। उसके बाद सुष्मिता लोगों के घरों में काम करने जाती है। एक दिन सुष्मिता अपनी मालकिन से कहती है, मालकिन, आप मुझे जितनी सैलरी देते हैं उतने में मेरा घर का खर्चा ठीक से नहीं निकल पाता है। मुझे यहाँ काम करते करते काफी समय हो गया है। मालकिन, अब आप मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। ये क्या कह रही है सुष्मिता? तू अच्छे से जानती है तेरे भले के लिए मैंने तुझे अपने यहाँ काम पर रखा है और तुझे महीने के 5,000 रुपए भी देती हूँ। तुझे 5,000 रुपए कम लगता है क्या? तुम जैसे गरीब लोगों के लिए 5,000 रुपए बहुत होता है। देख सुष्मिता, तुझे मेरे यहाँ काम करना है तो कर, वरना यहाँ काम करने वालों की कोई कमी नहीं है। अरे मेम साहब, आप गुस्सा मत होइए। मैं तो बस यूं ही आपको अपनी परेशानी बता रही थी। कोई बात नहीं, मैं इतने में ही खुश हूँ। आप बस मुझे काम पर से मत निकालिएगा। सुष्मिता उदास मन से कामों पर लग जाती है। यहाँ स्कूल की छुट्टी होने पर पिंकी घर आती है। पिंकी को अकेले रहना बहुत अच्छा लगता था और उसकी बहुत कम लड़कियां ही दोस्त थी। पिंकी अपना ज्यादातर समय पढ़ाई लिखाई और जंगल के जानवरों के साथ समय बिताने में ही लगाया करती थी। पिंकी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, परंतु सुष्मिता की ज्यादा कमाई ना होने की वजह से वो पिंकी को एक अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकती थी। परंतु सुष्मिता पिंकी के छोटे मोटे ख्वाहिशों को पूरा कर दिया करती थी। सुष्मिता को रात में सोने के समय अपनी माँ से कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता था और वो रोजाना अपनी माँ से कहानी सुनकर ही सोती थी। पिंकी हमेशा अपनी माँ की कहानियों में जादुई चीजों के बारे में ही सुनती थी, इसलिए वो भी मन ही मन जादू से अमीर होने का सपना देखती थी। अगली सुबह सुष्मिता उठकर अपनी बेटी के लिए नाश्ता तैयार करती है। आज संडे था और पिंकी के स्कूल की छुट्टी होती है, इसलिए पिंकी आज अपनी माँ के साथ काम पर जाने की जिद करती है। पिंकी की बात मानकर सुष्मिता आज पिंकी को भी अपने साथ काम पर ले जाती है। वहाँ पहुंचकर सुष्मिता हमेशा की तरह अपने कामों पर लग जाती है। वहीं पिंकी अपनी माँ की मालकिन के घर अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी चीजें देखकर बहुत खुश होती है। तभी अचानक से पिंकी के हाथ से एक बेशकीमती फ्लावर पॉट गिरके टूट जाता है। कुछ टूटने की आवाज सुनकर मालकिन अपने कमरे से बाहर आती है और अपना इतना बेशकीमती फ्लावर पॉट टूटा हुआ देखकर वो गुस्से से सुष्मिता को आवाज लगाती है। सुष्मिता, अरे ओ सुष्मिता, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे घर पर बहुत ध्यान से काम करना है। यहाँ पर रखी हर एक चीज बहुत कीमती है। ये देख, तेरी बेटी ने क्या किया, मेरा बेशकीमती फ्लावर पॉट तोड़ दिया है। इसकी भरपाई अब कौन करेगा? मैं तो तुझसे तंग आ चुकी हूँ। मेम साहब, बच्ची है वो, उसे इतना ध्यान नहीं रहा होगा, माफ कर दो उसे। बच्ची है तो इसे अपने घर पर रखना चाहिए था ना, यहाँ पर लाने की क्या जरूरत थी? मैं अब तुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, बहुत हो गया तेरा। तुझे कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मालकिन, ऐसा मत कहिए,
आप मुझे काम पर से निकाल देंगी तो मैं अपनी बेटी का पेट कैसे पालूंगी? वो सब मुझे नहीं पता और निकल जा अपनी नालायक बेटी को लेकर। ठीक है मालकिन, पर आप मुझे मेरे पैसे तो दे दीजिए। कौन से पैसे? तुझे कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। तेरी बेटी ने इतना महंगा जो फ्लावर पॉट तोड़ा है उसकी भरपाई तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन मेम साहब। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, निकल जा अपनी बेटी को लेकर यहाँ से। सुष्मिता अपनी मालकिन से बहस नहीं कर पाती और अपनी बेटी को लेकर उदास मन अपने घर आ जाती है। मुझे माफ कर दो माँ, मेरी वजह से आज आपको इतना सब कुछ सुनना पड़ा ना, और आपको मेरी वजह से काम पर से भी निकाल दिया गया। कोई बात नहीं बेटी, तू चिंता मत कर, अभी तो बच्ची है तो हो गई तुझसे गलती, अब ज्यादा सोच मत, जा जाकर कमरे में आराम कर। सुष्मिता को अब बहुत चिंता होने लगती है कि उसने जल्दी कोई काम नहीं ढूंढा तो वो अपना और अपनी बेटी का पेट कैसे पालेगी। इसी चिंता में पूरी रात सुष्मिता को नींद नहीं आती। पिंकी तो सो जाती है। सुबह उठकर पिंकी नाश्ता करके स्कूल चली जाती है और जब स्कूल से घर लौट रही होती है तो उसे बहुत तेज प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए जंगल में बने कुएं के पास चली जाती है। जंगल में बहुत समय से काफी पुराना 3 कुआं था जिसका कोई भी इस्तेमाल नहीं करता था। वो कुएं कुछ ज्यादा ही पुराना था, इसलिए उस कुएं का पानी भी बहुत ही गहरा था। पिंकी उस कुएं के पास पहुंचकर पानी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन कुएं का पानी बहुत गहरा था और लगभग पानी सूख गया था। पिंकी पहले कुएं में से पानी निकालने में नाकामयाब हो जाती है। फिर पिंकी दूसरे कुएं में से पानी निकालने की कोशिश करती है, परंतु उस कुएं में से भी पानी नहीं निकाल पाती। ओफो, एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से इस कुएं का पानी भी कितना गहरा है। प्यास के कारण मेरी जान निकली जा रही है। पिंकी हिम्मत नहीं हारती और तीसरे कुएं के पास जाती है। तीसरे कुएं में पिंकी को सीढ़ियां नजर आती है। अरे, इस कुएं में ये सीढ़ियां क्यों बनी हुई हैं? शायद कुएं से पानी निकालने का ये नया तरीका होगा। इतना सोचकर पिंकी कुएं में बने सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। काफी नीचे उतरने के बाद अंधेरा देखकर पिंकी को डर लगने लगता है। इतना नीचे आने के बाद भी कुएं में जरा भी पानी नहीं है। अब तो घर जाकर ही पानी पीना पड़ेगा। वो कुएं में इधर उधर देखकर वापस सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। रुको बेटी, तुम इतना आस लगाकर नीचे आई हो तो मैं तुम्हें खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगा। और तुम पहली ऐसी लड़की हो जो इस कुएं के पास आई, वरना बहुत सालों से हम तीनों कुएं बेजान पड़े थे। तुमने आकर हम कुओं में जान डाल दी। असल में हम तीनों कुएं जादुई हैं। तुम्हें पानी पीना है ना, ये लो पानी। कुआं पिंकी को ठंडा ठंडा पानी पिलाता है। पानी पीकर पिंकी के जान में जान आती है। पिंकी को समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो कहती है, कुआं जी, मैं बस अपनी माँ से कहानियों में सुनती थी कि जादू जैसी कोई चीज होती है। मैं ये नहीं जानती थी कि असल जिंदगी में भी जादुई चीजें होती हैं। हाँ पिंकी, बहुत समय पहले इस दुनिया में ज्यादातर चीजें जादुई थीं। लोग जादू से कुछ भी कर सकते थे, परंतु वक्त के साथ लोगों ने जादुई चीजों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। इसलिए धीरे धीरे जादुई चीजें विलुप्त हो गईं। हम कुएं भी उसी जमाने के हैं। हम बचे रह गए और हमने कभी किसी को आभास नहीं होने दिया कि हम जादुई हैं। वरना अगर लोगों को पता चल जाता कि हम कुएं जादुई हैं तो वो हमारा बहुत दुरुपयोग करते। अच्छा, तो आपने मुझे अपनी सच्चाई क्यों बताई? क्योंकि तुम मुझे ऐसी नहीं लगी। तुम मुझे बहुत ही नेक और ईमानदार लड़की लगती हो। तुमने जब मेरी सीढ़ियों पर अपने कदम रखे तभी मैं तुम्हारे कदमों को स्पर्श करते ही तुम्हारे बारे में सब जान लिया। मुझे पता है कि किस प्रकार तुम्हारी माँ अकेले तुम्हारा पेट पालती है और अब तुम्हारी माँ का काम भी छूट गया है, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। ये लो, ये 3 जादुई फ्रॉक है। ये तीनों फ्रॉक तुम्हारी सभी मुसीबतों को दूर कर सकती है। वो कैसे? बताता हूँ। पहले तुम इन तीनों फ्रॉक को लेकर बाहर निकल जाओ। पिंकी उन तीनों फ्रॉक को लेकर बाहर निकल जाती है। फिर पहला कुआं कहता है, पिंकी, ये लाल फ्रॉक से तुम खाने पीने की स्वादिष्ट स्वादिष्ट चीजें मांग सकती हो और तुम नीली फ्रॉक से सुंदर सुंदर कपड़े, गहने और मेकअप का सामान मांग सकती हो।
और ये तीसरा और आखिरी काला फ्रॉक तुम्हें रहने के लिए बहुत ही सुंदर सा घर देगी। पिंकी उन तीनों कुएं की बातें सुनकर वो तीनों फ्रॉक ले लेती है और बहुत खुश होती है। आप तीनों कुएं का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे घर चलना चाहिए। इतना कहकर पिंकी उन तीनों फ्रॉक को लेकर घर पहुंच जाती है। पिंकी के हाथ में 3 फ्रॉक देखकर उसकी माँ पूछती है, बेटा तुम ये 3 फ्रॉक कहाँ से लेकर आई हो? किसने दिया तुम्हें? माँ के पूछने पर पिंकी अपनी माँ को सारी बात बताती है। ये सब सुनकर उसकी माँ भी बहुत खुश होती है। माँ, अब हमें कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी और अब आपको काम करने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब हम भी बाकी लोगों की तरह एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। पिंकी सबसे पहले तीसरे फ्रॉक से रहने के लिए एक अच्छा सा घर मांगती है। पिंकी के इतना कहते ही उसका छोटा सा घर एक बहुत बड़ा घर में बदल जाता है। अब पिंकी अपनी माँ के साथ उस बड़े से घर में रहने लगती है। उन्हें जब भी कुछ खाने पीने का मन करता तो पहले फ्रॉक से स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना मांग लिया करती थी और स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खुद भी खाती थी और गरीब लोगों को भी खिलाती थी। और दूसरे फ्रॉक की मदद से उन्हें जब भी नए कपड़े, गहने, मेकअप की जरूरत होती तो दूसरे फ्रॉक से मांग लिया करती थी और दूसरे फ्रॉक से गहने और कपड़े मांगकर वो लोग गरीबों में दान भी किया करते थे। इस प्रकार से अब दोनों माँ बेटी जादुई 3 फ्रॉक की मदद से अपना पूरा जीवन हंसी खुशी से बिताते हैं। परी की जादुई 3 नदी का जादू। एक समय की बात है, सावित्री नाम की एक औरत अपनी 3 बेटियों के साथ विजयनगर नाम के गांव में रहा करती थी। सावित्री का पति मोहन सेठ के खेतों में काम किया करता था और उसके कमाए हुए पैसों से ही सावित्री का पूरा घर चलता था। परंतु छोटी उम्र से ही काम करने के कारण वो बहुत कमजोर हो चुका था। इसलिए एक दिन जब वो खेतों में काम कर रहा था तो अचानक ही उसे चक्कर आते हैं और थोड़ी ही देर बाद उसकी अचानक ही मृत्यु हो जाती है। सावित्री को जब ये बात पता चलती है तो उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। परंतु उसकी 3 बेटियां भी थी जिसका उसे ख्याल रखना था। इसलिए वो खुद को संभालती है और पूरे घर को संभालने का जिम्मा अपने ऊपर ले लेती है। सावित्री की 3 बेटियां थी जिसमें से सबसे बड़ी थी आंचल, उससे छोटी प्रिया और मीनू। आंचल बड़ी होने के साथ साथ समझदार भी थी। वो अपनी माँ के दुख, घर की परेशानियों और बाकी सभी चीजों को बड़ी समझदारी से समझती थी। जबकि दूसरी ओर प्रिया और मीनू को केवल अपने आप से ही मतलब रहता था। उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि उनके घर में कैसी स्थितियां हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं। बस उन्हें जो चाहिए होता था वो चाहिए होता था। घर का खर्चा, रोजी रोटी चलाने के लिए सावित्री सब्जी बेचने का काम शुरू कर देती है। वो गर्मियों की धूप में इधर से उधर सब्जी बेचती है और घर का खर्चा चलाती है। परंतु वो इतना कुछ कर कर भी अपनी दोनों छोटी बेटियों प्रिया और मीनू को खुश नहीं कर पाती थी, क्योंकि उन दोनों की डिमांड ही कभी पूरी नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन जब सावित्री सब्जी बेचने जाती है तो उसकी एक भी सब्जी नहीं बिकती। पूरे दिन वो इधर से उधर घूमती रहती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। शाम के वक्त वो सोचती है, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वहाँ घर पर मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं और यहाँ मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे तो प्रिया और मीनू ने कहा था कि मैं उनके लिए बर्गर लेकर आऊं और यहाँ मेरे पास सूखी रोटी के पैसे भी नहीं हैं। हे भगवान, ये तो हमें कैसे दिन दिखा रहा है। सावित्री ये सोच रही होती है कि तभी उसे सामने एक अमीर औरत दिखाई देती है जो अपने घर का बचा हुआ खाना एक गाय को डाल रही थी। सावित्री भागती हुई उस औरत के पास जाती है और कहती है, मेम साहब, अगर आपके पास ये खाना अतिरिक्त बच गया है तो कृपया करके मुझे दे दीजिए। देखिए, मैं भिखारन नहीं हूँ, मैं मेहनत करके सब्जी बेचती हूँ, लेकिन आज मेरी एक भी सब्जी नहीं बिकी है और मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं, इसलिए मुझे खाने के लिए आपके आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, ये खाना तुम ले जाओ। वैसे भी ये खाना मैं गाय को डाल रही थी। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम रख लो और अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मेरे घर पर आ जाओ। मेरे घर पर आज एक पार्टी थी तो उस पार्टी के बाद घर पर काफी कचरा फैल गया है और काफी सारे बर्तन भी है।
अगर तुम उन्हें साफ कर दोगी तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी। सावित्री उस औरत की बात मानती है और उसके घर पर चली जाती है और सारा काम कर लेती है, जिसके बाद वो औरत सावित्री को कुछ पैसे दे देती है। खाना और पैसे लेकर सावित्री जैसे ही घर आ रही होती है तो एक गाड़ी आकर सावित्री को टक्कर मार देती है। टक्कर जोरदार नहीं थी, इसलिए सावित्री की जान बच जाती है, परंतु उसे काफी चोटें आती है। कुछ लोग सावित्री की मरहम पट्टी कराकर उसे घर पहुंचा देते हैं। अपनी माँ को इस हालत में देखकर आंचल की तो जैसे सांसें अटक जाती है और वो अपनी माँ से कहती है, ये क्या हो गया माँ तुम्हें? तुम्हें इतनी सारी चोटें कैसी आई? ये सब हम लोगों की गलती है, हमारी वजह से ही तुम बाहर जाती हो। ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, ये तो भगवान की मर्जी है, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। तभी प्रिया कहती है, माँ तुम भी कमाल करती हो, ना तो हमारे लिए तुम बर्गर लेकर आई, ना ही कुछ ढंग का खाना, और ऊपर से चोट लगवाकर तुम और बैठ गई। हाँ प्रिया दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारा बर्गर खाने का कितना मन था, लेकिन नहीं, आपका ये ड्रामा शुरू हो गया। तुम दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए। एक तो माँ को इतनी चोट लग गई है और तुम्हें अभी भी अपने बर्गर की चिंता लगी हुई है। कोई बात नहीं आंचल, ये दोनों अभी छोटी हैं, इनमें समझ नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं। बड़ी होंगी तो समझदार हो जाएंगी। नहीं माँ, बहुत हो चुका है। ये आपकी मेहनत आपके दुख दर्द को बिल्कुल नहीं समझते, क्योंकि इन्हें घर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है। इन्हें बाहर की दुनिया की कोई समझ नहीं है। अगर ये एक दिन भी बाहर खाने के लिए भटके तब इन्हें पता चलेगा कि आपकी क्या अहमियत है। माँ, आज से आप घर पर रहेंगी और मैं, मीनू और प्रिया खाने का इंतजाम करेंगे, और इसके लिए हम कल से शहर में काम ढूंढने जाएंगे। पर आंचल। नहीं माँ, अब और नहीं, आपको मेरी बात माननी होगी, और तुम दोनों को भी, समझी? अगले दिन आंचल प्रिया और मीनू को लेकर जंगल के रास्ते से शहर की तरफ निकल पड़ती है। प्रिया और मीनू को आंचल पहले से ही पसंद नहीं थी, लेकिन जो कल हुआ उसके बाद से तो मीनू और प्रिया आंचल से नफरत करने लगी थी। जंगल के रास्ते में वो लोग आपस में बात कर रहे थे। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ये आंचल की बच्ची अपने आप को समझती क्या है। अगर हमसे बड़ी है तो क्या हम पर रोब जमाएगी, हमसे काम करवाएगी? हाँ प्रिया दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अब हम क्या इस उम्र में काम करेंगे? ये सब काम तो माँ को ही करने चाहिए, लेकिन ये आंचल की बच्ची हमें भी काम करवाने के लिए शहर ले जा रही है। मुझे नहीं जाना कहीं भी काम करने के लिए। तू चिंता मत कर, हम कहीं नहीं जाएंगे काम करने के लिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ अभी जंगल के रास्ते में कई खतरनाक जानलेवा जानवर होंगे। हम इस आंचल की बच्ची को उन्हीं जानवरों के सामने फेंक देंगे, फिर ये जाने और वो जानवर जाने। इसके बाद हम वहाँ से भागकर घर वापस चले जाएंगे। बाकी माँ तो हमें है ही खिलाने वाली। क्या बात है दीदी, आपका आइडिया तो फर्स्ट क्लास है। ऐसी ही बातें करते हुए वो दोनों आंचल के साथ जा रही थी। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा लकड़हारा दिखाई देता है, जो कि बहुत ही कमजोर था। वो उन तीनों लड़कियों को देखकर कहता है, बच्चियों, क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, मेरी मदद कीजिए। उस बूढ़े लकड़हारे की बात सुनकर प्रिया कहती है, अरे अगर हमारे पास खाने के लिए होता तो हम काम करने के लिए क्यों जाते? बड़ा या खाना मांगने वाला, खुद कमा कर नहीं खा सकता है क्या? प्रिया, अगर हमारे पास खाने के लिए नहीं है तो तुम इन्हें प्यार से भी मना कर सकती हो। इस तरह से भड़कने की क्या जरूरत है? बाबा, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, कृपया करके हमें माफ कर दीजिए। हम अभी शहर जा रहे हैं, अगर हमें कुछ खाने के लिए मिलता है तो आते वक्त हम आपको देते हुए जाएंगे। ऐसा कहकर आंचल आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर मीनू और प्रिया को झाड़ियों के पीछे कुछ बाघ आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। तभी वो दोनों आंखों से इशारा करती हैं और झाड़ियों के अंदर आंचल को धक्का दे देती है और वहाँ से भाग जाती है। बेचारी आंचल जैसे तैसे वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल जाती है और तीन नदी वाले किनारे के पास आकर पहुँचती है, जहाँ उसे मीनू और प्रिया दिखाई देती है। वो उनसे कुछ बोलने जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक परी प्रकट होती है और कहती है, आप तीनों का यहाँ पर स्वागत है। मैं इन तीन जादुई नदियों की परी हूँ। मैं लोगों की मदद करती हूँ और आपकी भी करना चाहती हूँ।
आप जो अपने सामने ये 3 नदियाँ देख रही हैं, इनमें से पहली नदी हीरों से भरी हुई है, जो बहुत ही ज्यादा अनमोल है। दूसरी नदी सोने और चांदी का भंडार है तथा तीसरी नदी में बहुत ही जरूरतमंद लोग हैं, जिन्हें सेवा करने के लिए किसी की जरूरत है। आप लोग अपनी इच्छा अनुसार किसी भी नदी को चुन सकती हैं और उसके नाव में बैठकर आप इस नदी में प्रवेश कर सकती हैं। हीरे बहुत ही कीमती होते हैं और वो मुझे बहुत पसंद भी है, इसलिए मैं तो हीरे वाली नदी को ही चुनूंगी। सोने चांदी में तो मैं इस पूरी दुनिया को खरीद सकती हूँ, इसलिए मैं दूसरी यानी कि सोने चांदी वाली नदी को चुनती हूँ। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात तो सब यही रह जाएगा। अगर हमारे साथ कुछ जाएगा तो वो है लोगों की दुआएं और उनका आशीर्वाद। इसलिए मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ और मैं तीसरी नदी को चुनती हूँ। ऐसा कहकर तीनों बहनें अपनी अपनी चुनी हुई नदी की नाव में बैठ जाती है। प्रिया अपनी नाव में बहुत सारे हीरे भर लेती है। दूसरी तरफ मीनू अपनी नाव में सोने और चांदी का भंडार कर लेती है। इतना सब कुछ अपने नाव में भरने के कारण उन दोनों की नाव असंतुलित होकर नदी में ही गिर जाती है और वो दोनों डूबकर वहीं मर जाती है। वहीं तीसरी ओर जब आंचल सेवा करने के लिए लोगों को ढूंढती है तो उसे अपनी नदी में केवल धन दौलत, पैसे, हीरे जवाहरात ही मिलते हैं। आंचल नदी की तरफ से मिले उन हीरे जवाहरातों को लेकर ऊपर आ जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसकी दोनों बहनें वहाँ पर नहीं हैं और वो परी से पूछती है, हे परी, कृपया करके आप मुझे बताएंगी कि मेरी बहन कहाँ है? परी सारी कहानी आंचल को बताती है, जिसे सुनकर आंचल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, हे परी, कृपया करके मेरी बहनों को मुझे वापस कर दीजिए। मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी बहनें चाहिए। हाँ, मानती हूँ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, उनके लालच ने ही उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया है, पर आखिरकार वो मेरी बहनें हैं। पर उन्होंने तो तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, यहाँ तक कि तुम्हारी और तुम्हारी माँ की इज्जत तक नहीं की, दूसरों को भी भला बुरा कहा, फिर भी तुम उन्हें बचाना चाहती हो। चाहे वो जैसी भी है, पर है तो मेरी बहनें ही ना, और अभी नहीं तो बाद में, पर मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगी, उन्हें ईमानदारी की राह पर चलना सिखा दूंगी। तुम सच में बहुत ही अच्छी हो आंचल, ईश्वर तुम्हारा सदैव भला करे। तुम्हारी इसी अच्छाई के कारण मैं तुम्हें तुम्हारी बहनें वापस लौटाती हूँ। ऐसा कहकर परी अपनी छड़ी उन दोनों नदियों के ऊपर घुमाती है और मीनू तथा प्रिया को वापस जीवित कर देती है। मीनू और प्रिया को जब आंचल की बातों का पता चलता है तो वो उसके पैरों में पड़ जाती है और अपने किए के लिए माफी मांगती है और आंचल उन्हें बड़ा दिल रखकर माफ कर देती है। जिसके बाद परी उन तीनों को धन दौलत के साथ विदा करती है, जिसे लेकर आंचल अपनी माँ के पास आ जाती है और वो तीनों बहनें तथा सावित्री खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।